Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we will be studying about structure determination from IR and Raman spectroscopy. अभी तक हम काफी ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी को डीपली पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि IR और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम कैसे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर डिड्यूस करते हैं। तो ये काफी सारा डेटा मैंने लिखा हुआ है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का है। तो धीरे धीरे हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि ये हमको कैसे हेल्प करता है बताने में कि मॉलिक्यूल के एटम्स का अरेंजमेंट कैसे है और उनकी शेप कैसे है। यहाँ पे ये मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो जहां पे भी आपको यहाँ पे C लिखा मिलेगा दैट इज कॉन्टोर, S का मतलब स्ट्रॉन्ग है, V का मतलब वेरी, W मतलब वीक है, P मतलब पोलराइज्ड है और D मतलब डीपोलराइज्ड है। तो अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड का एक यूज किया है, जो चीज बेसिकली अभी तक हमने देखी नहीं है। तो इसीलिए ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जहां पे भी पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड हमको देखने मिलेगा उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेसिकली जो हमने रमन स्पेक्ट्रा पढ़ा है, रमन स्पेक्ट्रा में हमको जो लाइंस मिलती हैं दे आर समटाइम्स पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड। अब पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड का मतलब क्या है, ये बेसिकली हम नॉर्मली फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब भी हम अपनी ऑर्डिनरी लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो बेसिकली या तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या फिर उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट ही पास होगा और वो लाइट जो हमको उस प्रिज्म से पास होने के बाद मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसीलिए उस प्रिज्म को बेसिकली बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है, अब प्लेन पोलराइज्ड की खास बात क्या होती है कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप फिर से किसी प्रिज्म से पास करेंगे, मतलब एक प्रिज्म से आपने पास कर लिया, निकोल प्रिज्म जनरली बोलते हैं, फिर आप सेकंड प्रिज्म से पास करेंगे। अब जो ये दोनों प्रिज्म हैं अगर इनकी पोलराइजिंग एक्सिस पैरेलल है, मतलब दोनों बिल्कुल सेम पोलराइजिंग एक्सिस पे रखे हैं, तो जब आपने पहले एक ऑर्डिनरी लाइट को पास किया तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली और दूसरा प्रिज्म भी सेम पोलराइजिंग एक्सिस पे रखा है, तो जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये कंप्लीटली पास हो जाएगी विदाउट एनी डिक्रीज इन द इंटेंसिटी। लेकिन अगर सेकंड प्रिज्म आपका सपोज परपेंडिकुलर पोलराइजिंग एक्सिस पे रखा है, मतलब जो आपका फर्स्ट प्रिज्म था उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस पे रखा है सेकंड प्रिज्म, तो आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो बिल्कुल भी पास नहीं होगी और आपको सेकंड प्रिज्म से पास होने के बाद कोई भी लाइट नहीं मिलेगी, मतलब जीरो इंटेंसिटी आपको मिलेगी। तो ये बेसिकली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट है। तो पैरेलल था तो कंप्लीट पास हो गई, सेकंड प्रिज्म अगर पैरेलल पोलराइजिंग एक्सिस पे रखा था तो कंप्लीट पास हो गई, परपेंडिकुलर रखा है तो बिल्कुल पास नहीं होगी, और अगर बीच में किसी एंगल पे रखा है, मतलब पैरेलल और परपेंडिकुलर के बीच में जो इतने सारे एंगल्स हैं उन पर अगर रखा है तो बेसिकली आपको डिफरेंट इंटेंसिटी की वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट फाइनली मिलेगी। उसी बेसिस पे हम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिफाइन करते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रा जब स्टडी किया गया, जनरली ये बेसिकली ये डिस्कशन मैंने इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड वाला डिस्कशन थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है, जनरली हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो यहाँ पे मैं डेटा डिस्कस करने वाला हूँ उसमें आपको पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड लिखा हुआ मिलेगा, तो ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इसीलिए रमन स्पेक्ट्रम में जो रमन की लाइंस मिलती हैं वो पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड होती हैं। ठीक है, तो पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड आपको मतलब समझ आ गया। अब बात यह है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि पोलराइज्ड कब मिलती है और डीपोलराइज्ड कब मिलती है, तभी तो हम उस नॉलेज को यूज कर पाएंगे स्ट्रक्चर डिड्यूस करने में। तो आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने एक टर्म कॉइन की थी, ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्या टर्म थी, जो हमारा स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल था, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जैसे CH4, तो वो जब सिमेट्रिक स्ट्रेच करता है तो सिमेट्रिक स्ट्रेच के वक्त उसका जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड बनता है दैट इज परफेक्टली स्फेरिकल। तो उस परफेक्टली स्फेरिकल सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से आपको जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रमन स्पेक्ट्रा में मिलती है उसको ही हम बेसिकली ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी आपका रमन लाइन जो आपको मिली है
वो जब भी किसी सिमेट्रिक स्ट्रेच की वजह से मिलती है तो वो लाइन आपकी पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड या कई बार पार्शियली पोलराइज्ड भी होती है। ठीक है, तो हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, अगर हमारी वाइब्रेशन सिमेट्रिक है, जैसे हमने देखा ना कि हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो सिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक होती है, बेंडिंग होती है, तो ये पाया जाता है कि जब भी आपकी वो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन सिमेट्रिक की तरफ होती है तो आपकी जो रमन की लाइन आपको रमन स्पेक्ट्रम में मिलेगी दैट इज ईदर पोलराइज्ड और पार्शियली पोलराइज्ड। तो इसीलिए जब भी हमको ये स्ट्रक्चरल डेटा जो दिया गया है और इसमें पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड लिखा जाता है तो इससे हमको ये असाइन करने में मदद मिलती है कि वो पर्टिकुलर लाइन, वो पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी किस पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को करेस्पॉन्ड कर रही है, सिमेट्रिक को या एसिमेट्रिक को। तो यही मेन बेनिफिट है जो हमको पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड से मिलता है। तो आपको इससे ज्यादा इसमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझ सकते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा के वक्त हमको दो तरीके की लाइंस मिलती हैं, पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड। पोलराइज्ड कब मिलेगी, जब आपका सिमेट्रिक की तरफ होगा, और डीपोलराइज्ड कब मिलेगी, जब आपका जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब सिमेट्री बहुत ही कम है। तो ये चीज जानने के बाद अभी हम अपने डिस्कशन के साथ शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम काफी सारे मॉलिक्यूल्स देखने की कोशिश करेंगे और जो हमारा एम है बेसिकली वो किन किन मॉलिक्यूल्स को कवर करने का है, जैसे CO2 है, N2O है, ओके, SO2 है, NO3 माइनस है नाइट्रेट, ClO3 माइनस है, ClF3 है। तो बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम इस डेटा की मदद से कैसे डिड्यूस करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पे फोकस कर रहे हैं, एक है हमारा AB2 टाइप और एक है हमारा AB3 टाइप। ये दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं जिस पे अभी हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, तो अगर हम CO2 और N2O की बात करते हैं तो जब हमको इनका स्पेक्ट्रल डेटा दिया जाता है तो आप देखिए अगर हमारे पास AB2 टाइप और AB3 टाइप, तो अभी हम पहले AB2 टाइप लेके चल रहे हैं। अगर हमको ये बोला गया है कि आप AB2 कोई मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर बताओ, तो हमारे पास मतलब हमारे लिए जानने की क्या चीजें होंगी जो जरूरी होंगी ताकि हम इसका स्ट्रक्चर बना पाए। अब अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल है तो पहला कंसर्न जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि ये दोनों अरेंज, मतलब ये तीनों एटम्स अरेंज्ड कैसे हैं। अरेंजमेंट होने का मतलब है कि AB है, AB2 सॉरी ABB है या फिर BAB है। पहला कंसर्न तो हमारा ये रहेगा कि अरेंजमेंट कैसे है, और दूसरा कंसर्न हमारा ये रहेगा कि अभी तो देखो आप मैंने इन्हें लीनियर बना दिया, पर जरूरी तो नहीं ना कि स्ट्रक्चर लीनियर हो, बेंड भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये दो मेन कंसर्न हैं जो हमको पता लगाने हैं इस स्पेक्ट्रल डेटा की मदद से। ठीक है, तो जब हम अब आप देखिए यहाँ पे जो मैंने डेटा पहले लिखा हुआ है ये है हमारा N2O का डेटा, नाइट्रस ऑक्साइड का डेटा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड में आपको यहाँ पे 3 डेटा गिवन है। तो आप पहले देखिए, ठीक है, हमने AB2 टाइप की बात करी है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल की बात की है। तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल में अगर आपका लीनियर होगा तो लीनियर के केस में आपको क्या मिलेगा, लीनियर के केस में आपको 4 नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का डेटा मिलना चाहिए, और नॉन लीनियर के केस में 3 का मिलना चाहिए। ठीक है, पर हम ये देख चुके हैं कि जब
ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर फॉर्म में होता है, तो वैसे तो हमको 4 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, बट जो 2 नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो बेंडिंग वाला, दैट इज डीजेनरेट, तो इसीलिए हमको स्पेक्ट्रम में 3 ही डेटा मिलते हैं। तो लीनियर के केस में भी हमको 3 ही डेटा मिलेंगे, नॉन लीनियर के केस में भी हमको 3 ही डेटा मिलेगा जब हम Ab2 टाइप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको पहले पता लगाना है कि अरेंजमेंट कैसे है, एटम्स अरेंज कैसे हैं। तो अगर आप N2O के डेटा पर देखेंगे तो यहां पे आपकी ये 2 जो पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो 2 पर्टिकुलर वाइब्रेशंस हैं, ये IR एक्टिव भी है और रमन एक्टिव भी है, ये भी IR एक्टिव भी है, रमन एक्टिव भी है। तो अगर हम रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें तो उसमें क्या था कि जो आपकी IR वाली होगी अगर वो एक्टिव है तो रमन इनएक्टिव होनी चाहिए, और रमन एक्टिव है तो IR इनएक्टिव होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपकी 2 वाइब्रेशंस ऐसी हैं जो IR और रमन बोथ एक्टिव हैं। तो इसका मतलब आप रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन से बोल सकते हैं कि इस मतलब ये जिस भी मॉलिक्यूल का डेटा है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, और N2O के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ऐसा NNO, मतलब हम NON वाले अरेंजमेंट को यहां से रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हमारे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे CO2 का डेटा गिवन होता तो CO2 के डेटा में आपको ये सपोज एक्टिव है तो ये इनएक्टिव रहती, ये इनएक्टिव है तो ये एक्टिव रहती, मतलब वाइस वर्सा रहता। जो वाइब्रेशन आपको यहाँ पे एक्टिव मिलती वो यहाँ पे इनएक्टिव मिलती, और जो यहाँ पे एक्टिव मिलती वो यहाँ पे इनएक्टिव मिलती। तो आप उससे बता सकते थे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो इसीलिए उसका जो अरेंजमेंट होता है CO2 का वो आपका क्या रहता है, OCO, क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब दूसरी बात ये है कि हमको ये पता लगाना है कि ये लीनियर भी है, क्या पता है बेंट है या लीनियर है, उसका पता कैसे लगाएंगे। अब आप देखिए हमने अभी तक किस चीज का यूज किया, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि कौन सा मतलब कौन सी वाइब्रेशन से हमको डेटा मिला है। अभी तक हमने इस पर्टिकुलर डेटा का यूज नहीं किया जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए आपको 2 में यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा PRC, तो ये बेसिकली क्या है, PR कॉन्टोर, PR कॉन्टोर। ये ऐसा है स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, पोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड, परपेंडिकुलर और पैरेलल लिखा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे PR कॉन्टोर आपको मिला है, मतलब ये जो 2 पर्टिकुलर वाइब्रेशंस हैं इनकी जो शेप आपको स्पेक्ट्रम में मिली है वो PR कॉन्टोर की फॉर्म में मिली है। तो अगर आपको ध्यान होगा जब हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि लीनियर मॉलिक्यूल की जो पैरेलल वाइब्रेशन है उसके अंदर जो आपका रोटेशनल फाइन स्ट्रक्चर का सिलेक्शन रूल है, दैट इज डेल्टा J +-1, डेल्टा J 0 इज नॉट अलाउड। तो आप देखें यहाँ पे पैरेलल वाइब्रेशन है और आपको यहाँ पे PR कॉन्टोर मिला है। अगर यहाँ पे आपको PQR मिल जाता, पैरेलल में अगर आपको PQR मिल जाता तो इसका मतलब लीनियरिटी नहीं होती। ये हमने देखा था कि लीनियर के अंदर पैरेलल वाइब्रेशन में PR कॉन्टोर मिलेगा और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में PQR मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर में PQR है और दोनों पैरेलल में PR कॉन्टोर है। तो इस बेसिस पर हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट इज लीनियर। तो इसीलिए जो N2O है वो ऐसे लीनियर ही बनेगा और उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 हमारे मेजर कंसर्न थे, वो हमारे सॉल्व हो गए और हमको N2O का स्ट्रक्चर पता लग गया। अब अगर इसमें हमारे से कोई ये बोलने लगे कि आप असाइन करो कि जो N2O के अंदर डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो किस पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो देखिए आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लिख दिया, हमने CO2 के वक्त भी पढ़ा था क्या होता है लीनियर ट्राइएटॉमिक में, सिमेट्रिक स्ट्रेच, एसिमेट्रिक स्ट्रेच और बेंडिंग जो कि डीजेनरेट होती है लीनियर में। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है वो कौन सी थी, बेंडिंग वाली थी जो परपेंडिकुलर थी। परपेंडिकुलर का आपको याद है ना मतलब क्या था, परपेंडिकुलर का मतलब था
कि जिसमें आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है मॉलिक्यूल की, वो उस मोड ऑफ वाइब्रेशन को करने के बाद भी अफेक्ट नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो पैरेलल, और हो रही है तो परपेंडिकुलर। तो बेंडिंग ऐसा था जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी डिस्टॉर्ट हो जाती है वो पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन का ऑपरेशन करने के बाद। तो जो आपकी ये परपेंडिकुलर वाली है ये आपकी बेंडिंग है, और ये दोनों, अब इसमें अभी आप बता नहीं सकते स्ट्रेचिंग एक सिमेट्रिक है एक एसिमेट्रिक है, बट इस परपेंडिकुलर से आप बता सकते हैं कि ये जो आपकी है ये आपकी बेंडिंग को करेस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो N2O का जो बेंडिंग है वो 589 पे है। अब आप देखिए, अगर हम N2O के बेंडिंग की बात करें तो जनरली हमको रमन में भी वो एक्टिविटी मिलनी चाहिए, बट हमने ये देखा था कि जो बेंडिंग है वो जनरली काफी वीक होता है और हम रमन में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये जो बेंडिंग है ये एक्चुअली रमन इनएक्टिव नहीं है, बट वी वर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट in the Raman spectra. In actual, theoretically, it is Raman active and it should have been experienced, but due to weak nature, it was not experienced. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस डेटा का ना होने की वजह से हमारा डिडक्शन गलत नहीं हुआ। सपोज ये दोनों भी हमको एक्सपीरियंस ना होती तो हम सोच सकते थे कि भाई इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज फिर तो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहाँ पे अप्लाई हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली इनएक्टिव नहीं है, ये एक्टिव है, लेकिन बस ये यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं हुई है। तो आपने बेंडिंग असाइन कर दिया। अब आपके पास बची है सिमेट्रिक स्ट्रेच और एसिमेट्रिक स्ट्रेच। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये फायदा रहेगा, हमने क्या लिखा है रमन में यहाँ पे पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड, और अभी हमने देखा कि जब भी हमारी किसी मोड ऑफ वाइब्रेशन में सिमेट्री होगी तो तब आपको रमन लाइन पोलराइज्ड मिलेगी। तो उसके बेसिस पर आप आराम से असाइन कर सकते हैं कि जो 1285 है वो आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच है, और जो आपका 2224 पे आपको मिला है दैट इज योर एसिमेट्रिक स्ट्रेच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड ने आपकी ये असाइन करने में मदद की है कि कौन सी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किस मोड ऑफ वाइब्रेशन को करेस्पॉन्ड कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटेंसिटी वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो हमको पता है कि सिमेट्रिक स्ट्रेच हमारा रमन का स्ट्रॉन्ग रहता है, पर फिर भी आप वेरी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग में तो ऐसे कंपेयर कर नहीं सकते, दोनों स्ट्रॉन्ग ही लिखा है। तो इसीलिए पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड से ही आप बता पाएंगे कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा एसिमेट्रिक है। तो ये हमारा एक पूरा डिडक्शन था कि हमको डेटा को कैसे एनालाइज करना है। तो आप जनरली देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे डेटा का यूज किया है, पीक्यूआर पीआर कॉन्टोर का किया है, पोलराइज्ड डीपोलराइज्ड का किया है, और परपेंडिकुलर पैरेलल का भी किया है। तो पूरा डेटा हमको यूज आता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताते समय। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर AB2 टाइप हमारे पास मॉलिक्यूल है तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल में तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो वही लीनियर, फिर लीनियर में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब बात यह है कि अगर AB2 टाइप मॉलिक्यूल है तो एक पॉसिबिलिटी उसमें हो जाती है बेंट, जो कि इसीलिए हमने अपना नेक्स्ट एग्जांपल लिया SO2। SO2 का देखिए बेसिकली अभी यहाँ पे हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए ये कोई टेस्ट नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं और उसके बेसिस पे हम अपना डेटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कैसे डेटा से डिड्यूस करते हैं, तो तब हम आसानी से सारा डेटा देख के स्ट्रक्चर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। आप चाहें तो बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बेनवेल में एंड में क्वेश्चंस दिए हुए भी हैं। तो जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आपको डेटा को देखना है, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमको कैसे डेटा डिड्यूस करना है। ठीक है, तो अभी हम AB2 टाइप में ही थर्ड वाला देख लेते हैं। तो ये हमारा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में तीनों के तीनों में सब एक्टिव है, मतलब तीनों मोड्स आपके IR एक्टिव हैं, तीनों मोड्स आपके रमन एक्टिव हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी खत्म ही हो गई कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट अब यहाँ पे इन्होंने देखो साथ में क्या लिखा है, जो आपके तीनों IR वाले आपको डेटा मिले हैं
उसमें कोई भी पीआर कॉन्टोर नहीं है, पीआर कॉन्टोर कोई नहीं है, और जो आपको बेंड स्ट्रक्चर मिला है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो पीआर कॉन्टोर ना होने का मतलब क्या है कि आपका मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। तो अगर आपका ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है और लीनियर नहीं है तो आपके पास फिर क्या पॉसिबिलिटी बची, ये, तो आपका मॉलिक्यूल है बेंड। ठीक है, तो इसमें आप इजीली देख सकते हैं कि आपने देखा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और हमारा बेंड है। ओके, तो ये हमारा SO2 हो गया, CO2 N2O। ठीक है, और एक चीज और रह गई, फिर इसमें जो 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वही परपेंडिकुलर, पैरेलल और पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड की मदद से आप इसमें असाइन कर सकते हैं कि कौन सा मोड किस पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को करेस्पॉन्ड करेगा। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा Ab2 टाइप मॉलिक्यूल बेसिकली कवर हो गया। ठीक है, अब अगर हम Ab3 मॉलिक्यूल की तरफ बढ़े तो Ab3 मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं। इन 3 में भी 2 तो हमारी बेसिकली सिमेट्री वाली है और एक है हमारी नो सिमेट्री वाली। ठीक है, तो सिमेट्री वाली में जो हमारी पहली पॉसिबिलिटी है वो है हमारी प्लेनर और दूसरी है हमारी पिरामिडल। ठीक है, और जो नो सिमेट्री वाली हमारी तीसरी है वो बेसिकली अभी मैं यहां पे बता देता हूं, ये हमारा ClF3 वाला केस है जो हम बाद में देखेंगे कि ये टी शेप होता है। ठीक है, तो अगर हम Ab3 टाइप मॉलिक्यूल की बात करें तो Ab3 टाइप मॉलिक्यूल में आपके नंबर ऑफ एटम्स हो गए 4, तो इसमें जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी आपकी 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली 6 लाइंस मिलनी चाहिए। बट Ab3 टाइप मॉलिक्यूल में जब भी आपकी सिमेट्री हो जाएगी तो सिमेट्री के केस में क्या होगा, आपकी कोई ना कोई नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन डीजेनरेसी की वजह से, जैसे हमारा लीनियर में था ना कि बेंडिंग में डीजेनरेसी की वजह से आपका 2 बेंडिंग मोड्स आपको एक ही मिलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे जब हम सिमेट्री वाले प्लेनर और पिरामिडल की बात करते हैं तो डीजेनरेसी की वजह से आपके जो 2 मतलब सिमेट्री की वजह से आपके जो 2 मोड्स होते हैं दे आर डबली डीजेनरेट। तो 2 मोड्स आपके डबली डीजेनरेट होने की वजह से आपको 4 ही फंडामेंटल मोड्स आपको बेसिकली स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व होते हैं। तो हमने उन्हीं दोनों मोड्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप प्लेनर और पिरामिडल की बात करें तो ये जो डेटा लिखा हुआ है ये है प्लेनर का और ये जो डेटा लिखा हुआ है ये है आपका पिरामिडल का। तो आप प्लेनर में देखेंगे ये हमारा Ab3 मॉलिक्यूल है, ये हमने प्लेनर बनाया है। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन है दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेच। तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है दैट इज IR इनएक्टिव और जो आपका रमन है, रमन में आपको मिल रहा है स्ट्रॉन्ग और पोलराइज्ड। ये है आपका आउट ऑफ प्लेन सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है, जो आपका ये सेंटर वाला A मॉलिक्यूल है ये सपोज ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो B वाले तीनों है वो आपको नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये है आउट ऑफ प्लेन सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन। दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन इज रमन इनएक्टिव और IR में इसको आपको पैरेलल बैंड मिलता है। फिर जो थर्ड है ये आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच है, दिस इज रमन एक्टिव, डीपोलराइज्ड एंड वीक और IR में इसका आपको परपेंडिकुलर मिलता है। और जो आपका ये है फोर्थ, दिस इज एसिमेट्रिक डिफॉर्मेशन। इसमें क्या है, रमन आपका डीपोलराइज्ड और वीक है और IR आपका परपेंडिकुलर है। ये है अब आपका पिरामिडल का डेटा। पिरामिडल में आप क्या देख रहे हैं कि आपका सारे ही एक्टिव हैं, मतलब ऐसा कोई भी मोड नहीं है जो IR एक्टिव या रमन इनएक्टिव हो। इसमें चारों के चारों ही आपके रमन एक्टिव और IR एक्टिव हैं। इनके नाम भी यही है, ये आपका सिमेट्रिक स्ट्रेच है, ये आपका है आउट ऑफ प्लेन सिमेट्रिक डिफॉर्मेशन,
ये है आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेच और ये है आपका एसिमेट्रिक डिफॉर्मेशन। तो ये चारों के चारों ही रमन एक्टिव भी हैं और आईआर एक्टिव भी हैं। तो ये ऑलरेडी एक आप ऐसा डेटा मान लीजिए जो हमने थ्योरेटिकली अपने पास डिड्यूस कर लिया कि अगर हमारे पास प्लेनर शेप होगी तो प्लेनर शेप में ये चार पॉसिबिलिटी होंगी और उन चार पॉसिबिलिटी में रमन एक्टिव कौन सा होगा, आईआर एक्टिव कौन सा होगा और ऐसे ही पिरामिडल। तो जब हम NO3 माइनस का डेटा और ClO3 माइनस का डेटा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो ये पाया जाता है कि जो NO3 माइनस का डेटा है, नाइट्रेट का डेटा, वो इसको करेस्पॉन्ड करता है, प्लेनर वाले डेटा को। तो इसके बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि नाइट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो कि होता भी है, नाइट्रेट इज प्लेनर स्ट्रक्चर। और जब आप ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर, ये डेटा बेसिकली मैंने लिखा नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो आप बैनवेल में देख सकते हैं। बैनवेल में ये डेटा गिवन है NO3 माइनस का और ClO3 माइनस का, मतलब उसमें जिन पर्टिकुलर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पे आपको ये डेटा मिला है वो गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि जो NO3 माइनस का डेटा है वो आपका प्लेनर से मैच करेगा और जो ClO3 माइनस का डेटा है वो आपका इससे मैच करेगा। तो इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि NO3 माइनस हमारा प्लेनर है और ClO3 माइनस हमारा पिरामिडल है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ClO3 माइनस और NO3 माइनस। अब हमारे पास बचता है AB3 टाइप में ClF3। अब ClF3 बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सिमेट्री नहीं है। तो इसमें सिमेट्री तो है नहीं, तो हमने क्या देखा कि जो हमारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हमारी 6 है। तो बेसिकली हमको 6 फंडामेंटल वाइब्रेशंस यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो अगर आप ClF3 का IR स्पेक्ट्रल डेटा देखेंगे तो उसमें आपको 6 ही मिलेंगे, 6 के 6 एक्टिव हैं, 6 के 6 मिलेंगे और उनमें से कुछ रमन एक्टिव भी हैं तो वो आपको रमन में भी मिलेंगे। तो इसीलिए 4 तो नहीं मिले। तो 4 नहीं मिलने का मतलब ये तो पक्का हो गया कि ClF3 ना तो प्लेनर है और ना ये पिरामिडल है। अगर 4 मिलते तो फिर इनमें से किसी से मैच करता, पर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है बट इनमें से किसी से भी मैच नहीं कर रहा, तो मतलब कुछ और है इसका स्ट्रक्चर। और कुछ और में भी आपको 6 के 6 मिले हैं, मतलब 6 ही आने चाहिए और 6 के 6 मिले। तो इससे आप ये बता सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में ना के बराबर सिमेट्री है। वैसे जो ClF3 का स्ट्रक्चर है वो आप अलोन IR और रमन डेटा से नहीं बता सकते, आपको उसमें बाकी और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेटा की मदद लगती है। बट सारे डेटा से मिला जुला के हम ये डिड्यूस कर पाते हैं कि जो ClF3 है दैट इज एक्चुअली टी शेप और इसमें जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है दैट इज 90 डिग्री, मतलब नियर टू 90 डिग्री। तो ClF3 जो है वो आपका टी शेप्ड है, AB3 टाइप। NO3 माइनस आपका AB3 टाइप में प्लेनर है और ClO3 माइनस आपका AB3 टाइप में पिरामिडल स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली AB2 टाइप और AB3 टाइप की के पॉसिबल सिनेरियोस थे जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। और भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे A2B2 टाइप भी हो सकता है। तो ये आप फर्दर पढ़ सकते हैं, बट आपको जहां तक मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि कैसे हमको देखना है, मतलब कैसे हमको। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये सिमेट्रिक स्ट्रेच है तो यहाँ पे रमन में आपको पोलराइज्ड मिला है, और सिमेट्रिक स्ट्रेच है तो ये एक ऐसा स्ट्रेच है जिसमें वाइब्रेशन के वक्त भी डाइपोल मोमेंट जनरेट नहीं होता, इसीलिए IR इनएक्टिव है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो वैसे वैसे ये भी मुश्किल होता जाता है कि हम इतने सारे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बना पाए। तो इसीलिए इससे ज्यादा टिपिकल तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, चाहे कोई भी क्वालिटेटिव एग्जाम हो। और अगर पूछते भी हैं तो दे विल हैव टू प्रोवाइड यू विद सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कि आप ये सब सोच पाए। तो बेसिकली ये आज का मेन यही था कि हम कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं। तो आपकी मुझे लगता है काफी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, जिससे आप देख पाए कि कैसे हम डेटा का यूज करते हैं स्ट्रक्चर में ये बताने के लिए कि एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, एटम्स कैसे कहाँ पे प्लेस्ड हैं और कैसे अरेंज्ड हैं, और कौन सी पर्टिकुलर
वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किस पर्टिकुलर नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को करेस्पॉन्ड करती है। सो विद this is the end of Raman spectroscopy. So that's all for this video. Thank you so much for watching.